हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 4 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट में एक कमेंट और एक लाइक जरूर किया करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ऑन कर लें। तो आज के करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि कुमार गौरव सर के क्लास से लिए गए हैं उसको हम सिर्फ 20 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है, हाल ही में COP 28 में ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। अब देखते हैं कि COP 28 इसका आयोजन किस देश में हो रहा है। तो इस COP 28 का आयोजन हो रहा है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजन हो रहा है। और जो है यहाँ पे क्या जारी किया गया है, तो OGDC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर। इसको जारी यहाँ पे जारी किया गया है। इसका जो है ODGC क्या है, तो इसमें जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, यानी कि 2050 तक जो है कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल समाप्त कर देना है। यह विश्व का टारगेट है कि जो है 2050 तक कार्बन को समाप्त कर देना है। इसमें जो है साइन किसने किया? तो इसमें साइन किए हैं सुल्तान जबेर, जो कि सऊदी अरब UAE के प्रिंस हैं। साथ में जो है सऊदी अरबिया ने इसमें भी भाग लिया है, मतलब साइन किया है। और 40% तेल और गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों ने इन तीन संगठन, मतलब इन दो देश और एक जो तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, इसमें जो है साइन किए हैं ताकि जो है कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। तो ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया? सऊदी अरब। इसमें साइन किए हैं सुल्तान जबेर, और साथ में जो 40% तेल और गैस उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने भी इसमें साइन किया है। अब हम देखते हैं कि जो है COP फर्स्ट जो कि 1995 में हुआ था, पहली बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्लिन में। इसके बाद भारत में अभी तक एक ही बार COP का आयोजन किया गया है 2002 में जो 8वें क्रम का था। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। COP 27 का 2022 में आयोजन कहाँ किया गया था? तो शर्म अल शेख, जो किस देश में है? तो मिस्र यानी इजिप्ट में है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। COP का फुल फॉर्म हो जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो है COP में कौन से संगठन के लोग भाग लेते हैं? तो इसमें भाग लेते हैं UNFCCC के जो सदस्य देश हैं, उन्हीं लोगों की बैठक को क्या कहते हैं? COP कहते हैं। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत को स्थान मिला है 49। अभी जो है हाल ही में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 लिस्ट जारी की गई है। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करते हैं IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इन्होंने अभी जो है डिजिटल राष्ट्र की सूची जारी की है। इसमें जो है पहला स्थान डिजिटल प्रतिस्पर्धा में जो है पहला स्थान किसे मिला है? अमेरिका को। और वहीं अपने भारत को कितना स्थान मिला है? तो 49। तो इसमें सम्मिलित होने वाले टोटल, मतलब कुल देशों की कितनी संख्या थी? जो टोटल इसमें देश सम्मिलित थे 64 कंट्री इसमें शामिल थी। नेक्स्ट है आपका कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स, जिसमें जो है भारत की रैंक क्या है। जैसे 38 नंबर पर जो है भारत किस स्थान, मतलब किस इंडेक्स में है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38 यानी 38। इसके बाद 161वें स्थान पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत की रैंक है 161। इसके बाद 126वें स्थान पर है किसमें? तो पीस में और हैप्पीनेस इंडेक्स में। दो सूची में यानी दो इंडेक्स में, एक तो पीस शांति विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 है, वहीं हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक भी 126 है। साथ में 127वें स्थान पर है जेंडर गैप इंडेक्स में। इसके बाद हो जाता है 111वें नंबर पर किस इंडेक्स में है? तो हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी में भारत की रैंक है 111। और वहीं 4th नंबर पर किस में है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी किसकी आर्मी सेना कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले मजबूत है USA की। इसके बाद 2nd नंबर पर हो जाता है आपका रूस, 3rd नंबर पर आपका हो जाता है चाइना, और 4th नंबर पर हो जाता है अपना भारत। तो USA, रूस, चाइना, इंडिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इनकी क्रम है 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचन हुआ है।
हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचन हुआ है। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? यानी आईएमओ को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अब देखते हैं कि इसका जो है आईएमओ का मुख्यालय किस देश में है, तो सही जवाब हो जाएगा लंदन में। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में है आईएमओ यानी इंटरनेशनल मेरिडियम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेरियन ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आईएमओ की 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। इसमें अभी हाल ही में भारत जो है 2 वर्षों के लिए चुना गया है। इसका जो है पुनः निर्वाचन हुआ है, और जो है यह भारत कब तक इसका वो रहेगा, हेड रहेगा, तो 2024 से 2025 के लिए भारत को जो है फिर से रीइलेक्ट किया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मेरिडियन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठनों में जो वर्तमान में नवीनतम देश सम्मिलित हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो आसियान का 11वां देश बना है तिमोर लेस्ते। जबकि एससीओ का 9वां देश बना है ईरान, और एनडीबी का नया देश बना है मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया देश बना है मिस्र। और G20 का नवीनतम देश कौन बना है? एयू यानी अफ्रीकन यूनियन, और इसमें जो है 55 देश शामिल हैं। एयू एक संगठन है, अफ्रीकन यूनियन संगठन, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन को क्या बोलते हैं? अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकन संगठन में कितने देश शामिल हैं? अफ्रीका संगठन में तो 55 देश शामिल हैं। और एयू की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में, ठीक है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा में, अदिस एबी यानी अदिस अबाबा में, जो कि इथोपिया की राजधानी है। IMF में जो है 190वां देश है। 190वां देश कौन सा बना है? जो नवीनतम है एंडोरा। और नाटो का 31वां जो नवीनतम देश बना है वो कौन सा है? फिनलैंड। हम अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया है जिसका क्या नाम है? मिचोंग। तो और इसका मिचोंग नाम किसने रखा है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार ने इसका नाम रखा मिचोंग। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। मिचोंग चक्रवात, चक्रवात का मतलब क्या होता है कि चक्रवात के जो है चक्रवात के केंद्र में जो है निम्न वायुदाब होता है, और जब निम्न वायुदाब हो जाता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होने लगती है। तो अभी जो है मिचोंग चक्रवात किस खाड़ी में आया है? तो बंगाल की खाड़ी में आया है। और इसका नामकरण किसने किया है? तो इस चक्रवात का नामकरण किया है म्यांमार ने, और क्या नाम रखा है? मिचोंग, ठीक है। अभी हाल ही में जो है एक और चक्रवात आया था तेज, जिसका नामकरण किसने किया था? तो तेज चक्रवात का नामकरण किया था इंडिया ने। ये भी आप साथ में याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो मिचोंग चक्रवात है यह जो है भारत के किन राज्यों को प्रभावित करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और साथ में तमिलनाडु के तट पर यह वर्षा करने वाला है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका अभी हाल ही में जो है भारत ने जो है म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन करुणा भारत ने चलाया था म्यांमार में। नेक्स्ट है आपका म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है? तो म्यांमार की राजधानी का नाम है नापीता। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली रमेश बाबू जो है अभी हाल ही में 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। इनके बारे में व्याख्या देखते हैं कि नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। और जो ग्रैंड मास्टर होते हैं इस मतलब किस खेल के नाम को जो है ग्रैंड मास्टर बना मतलब कहा जाता है? तो शतरंज के जो प्लेयर होते हैं उन्हें ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है वैशाली रमेश बाबू ये किसकी बहन है? तो ये बहन है आर प्रज्ञानंद की, ठीक है। जो कि वैशाली रमेश बाबू की उम्र कितनी है? तो इनका उम्र है 22 साल, और ये जो है भारत के 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। नेक्स्ट है कि जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद। और भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर बनी है विजय लक्ष्मी। ये भी साथ में याद रखेंगे, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? विजय लक्ष्मी। इसके बाद जो है और हाल ही में जो है विश्व कप फीडे के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फीडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है विश्वनाथ आनंद जी को। और इसके बाद फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुजान स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो फीडे का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? लुजान स्विट्जरलैंड में। और फीडे के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विश्वनाथ आनंद जी।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 दिसंबर को जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 3 डेट लिख रखा है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। इसके बाद 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत की गई थी 2001 में। और 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हो जाता है आपका 3 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो जाता है आपका 2 दिसंबर और 1 दिसंबर को हो जाता है एड्स दिवस। नेक्स्ट है कि जो है अब की बार जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा देना, यह जो अब की बार थीम रखा गया है। 7वां प्रश्न है हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका क्या नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, इसका अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो हरियाणा में किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। आरोग्य मैत्री एड क्यूब यह दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इसमें जो है 72 बॉक्स बनाए गए हैं। इसमें मतलब इनमें जो है इस हॉस्पिटल में 72 बॉक्स हैं और इन 72 बॉक्सों में जो है कितने लोगों को एडमिट करने की सुविधा है, तो क्षमता है इसमें, तो 200 लोगों को, मतलब जो 200 लोग अगर घायल हो जाते हैं तो उनको जो है इन 72 बॉक्स के 72 बॉक्स को खोल करके एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा सकता है जिसमें 200 लोगों को एडमिट किया जा सकता है। और अभी हाल ही में आरोग्य मैत्री एड क्यूब हॉस्पिटल का अनावरण जो है किस स्थान पे किया गया है, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, ये आप याद रखेंगे। तो यह जो है पूरी दुनिया का पहला ऐसा पोर्टेबल हॉस्पिटल बन जाता है जो आप कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त, जैसे कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाती है या फिर कहीं पर जो है आतंकी हमला हो जाता है, तो इस प्रकार का जो है कहीं पे जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो इस प्रकार के जहाँ पे लोगों को ज़्यादा मतलब वो हो जाए, मतलब चोट लग जाए या फिर घायल हो जाए, उनको जो है तुरंत हॉस्पिटल अवेलेबल कराने के लिए इस प्रकार का जो है हॉस्पिटल बनाया गया है कि आप इसको जो है अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। ये हल्का भी है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। ठीक है, तो याद रखें कि दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है अभी यहीं पे जो है हड़प्पा सभ्यता कालीन जो है संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है, हरियाणा राखीगढ़ी में, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राणवायु, ये देव पेंशन है। प्राणवायु देव पेंशन योजना कहाँ शुरू की गई है, तो यह हरियाणा में ये भी शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला भारतीय अधिकारी कौन है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रेरणा देवस्थली। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेरणा देवस्थली वर्तमान में नेवी में कमांडर नियुक्त हैं और इन्हें अभी हाल ही में युद्धपोत की कमान संभालने के लिए भी नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जो है किस युद्धपोत की कमान संभाली है, तो INS त्रिकंद की कमान संभाली है। और INS त्रिकंद कहाँ पर जो है कमीशन है, कहाँ पे तैनात है, तो यह गोवा में तैनात किया गया है। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब हो जाता है कि जो है भारत की पहली महिला जो युद्धपोत को संभालने वाली अधिकारी बनी है, उनका क्या नाम है, प्रेरणा देवस्थली है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न अपना देखते हैं। एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका क्या नाम है, दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कला क्रांति मिशन, यह कहाँ पे शुरू किया गया है, यह पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक किसे बनाया गया है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बनाए गए हैं विवेक भसीन जी, ये भी साथ में याद रख लेना। 9वां करंट अफेयर प्रश्न है, हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई, तो 82वें क्रम की भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर में। इसके बारे में आपको बता दें कि भारतीय सड़क कांग्रेस यह 82वें नंबर का सम्मेलन है, इसे कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है गुजरात के गांधीनगर शहर में। जो पहला भारतीय सड़क कांग्रेस था, इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था 1930 में।
और अभी हाल ही में 21वें क्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन जो 21वें क्रम का था, इसका वो आयोजन किया गया था लखनऊ में। और अभी हाल ही में 22वें क्रम की भारतीय सड़क कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह गांधीनगर में हुआ है। अब देखते हैं विश्व, अगर पूछे विश्व सड़क कांग्रेस, यह है भारतीय सड़क कांग्रेस गांधीनगर में। अगर पूछे कि विश्व सड़क कांग्रेस जो कि 27वें नंबर का कहाँ पर आयोजन किया गया था, प्राग, जो चेक रिपब्लिक की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका प्रमीला मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो प्रमीला मलिक जो है विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई हैं किस राज्य की पहली महिला है, तो यह है उड़ीसा की। यह उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला विधानसभा चुनी गई हैं। नेक्स्ट है और आज का आपका आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के बैंक के साथ यह बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है। किस बैंक में हाल ही में आरबीआई ने किस देश के बैंक के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेंटर में समझौता किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड के बैंक के साथ। अभी देखते हैं कि अभी हाल ही में जो है बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट इस पर समझौता हुआ है, जो कि भारत की तरफ से कौन सा बैंक है, तो भारत की तरफ से आरबीआई, और इंग्लैंड की तरफ से कौन सा बैंक है, तो यह है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इन दोनों में जो है यह समझौता हुआ है कि अगर किसी को भी भारत में, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के नागरिक, अगर कोई भी इंग्लैंड का नागरिक है तो वह भारत में आकर अपना पैसा निवेश कर सकता है और उससे लाभ कमा भी सकता है। तो इसके लिए कौन सा सेटलमेंट हुआ है, बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और अच्छे तरह से विद एक्सप्लेनेशन और कुछ ललन टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। तो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।